सोचिए, अगर आपको सिर्फ 12 जहाज देकर 350 दुश्मन जहाजों से लड़ने के लिए भेज दिया जाए, तो क्या आप जंग लड़ेंगे या हार मान लेंगे? लेकिन आज की कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसने न सिर्फ 350 जहाजों वाली विशाल सेना का सामना किया, बल्कि इतिहास की सबसे नामुमकिन लड़ाइयों में से एक को जीतकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कहानी की शुरुआत साल 1597 से होती है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा है। ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि कोरिया की सेना का एक बहादुर सैनिक है। उस पर जापान और कोरिया के बीच चल रहे युद्ध में जासूसी करने का आरोप है। ये वो वक्त है जब पूरा कोरिया युद्ध की आग में जल रहा है। चारों तरफ तबाही का माहौल है। हमें बताया जाता है कि साल 1592 से ही जापानी सेना लगातार कोरिया पर हमले कर रही है। कई बड़े युद्धों में कोरिया की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जापानी सैनिक अब कोरिया के समुद्री इलाकों पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे जापानी बेड़ा उत्तर की तरफ बढ़ता जा रहा है और आखिरकार कोरिया की राजधानी तक पहुंच जाता है। ये खबर पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े सदमे की तरह है। वहीं हमें उस सैनिक को दिखाया जाता है जिसे टॉर्चर किया जा रहा है। वो एक खत पढ़ता है। उस खत में लिखा होता है कि उससे उसके सभी सैन्य पद और सम्मान वापस लिए जाते हैं। ये पढ़कर उसे बहुत दुख होता है। जिस देश के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसी देश ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया था। लेकिन इसके बावजूद उसके मन में अपने देश के लिए जरा सी भी नफरत नहीं आती। वो एक सच्चा देशभक्त है। उसने फैसला कर लिया है कि वो जापान से इस अपमान का बदला जरूर लेगा। वो उन्हें जवाब देगा। इसके बाद वो बचे हुए सैनिकों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर देता है। वो युद्ध में बची हुई नौकाओं को और जहाजों को भी अपने नियंत्रण में ले लेता है। उसके साथ ही सैनिक भी हथियार इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। धीरे धीरे एक छोटी सी सेना दोबारा तैयार होने लगती है। कुछ समय बाद वो अपने सैनिकों के साथ समुद्र के किनारे मौजूद एक बंदरगाह पर अपना डेरा जमा लेता है। इसी जगह से वो आगे की योजना बनाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दूरी पर मौजूद एक और बंदरगाह पहले से जापानी सेना के कब्जे में है। अब वो अपने भरोसेमंद सैनिकों और अधिकारियों के साथ बैठकर जापानियों के खिलाफ योजना बनाने लगता है। तभी एक कप्तान सुझाव देता है कि उन्हें राजा के आदेश का पालन करते हुए बाकी सेना के साथ जाकर मिल जाना चाहिए। वो बताता है कि उनकी सेना के कई सैनिक पहले भी जापान के डर से युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। उसकी बात का समर्थन करते हुए दूसरा सैनिक बताता है कि पिछले कुछ दिनों में भी कई सैनिक सेना छोड़कर भाग चुके हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनका नेता पूरी तरह शांत बैठा रहता है। उसकी खामोशी को देखकर दूसरे कप्तान को गुस्सा आ जाता है। वो उन सैनिकों से बहस करने लगता है जो अपने नेता का समर्थन कर रहे होते हैं। देखते देखते माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और आखिरकार बैठक को बीच में ही खत्म करना पड़ता है। वहीं अगले दिन हमें एक जापानी शिविर को दिखाया जाता है। यहाँ एक ताकतवर जापानी कमांडर को दिखाया जाता है जिसने कोरियाई राजा को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। उसे पूरा विश्वास है कि इस बार उसकी जीत पक्की है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि कोरिया का सबसे खतरनाक नौसैनिक कमांडर अब उनके रास्ते में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, जापानी शासकों ने उनकी मदद के लिए अनुभवी जर्नलों को और बहुत सारे सैनिकों को भेज दिया है। अब जापानी सेना पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और उन्हें यकीन है कि कोरिया की जो बची हुई उम्मीद है जल्दी वो खत्म हो जाएगी। वही हमें कोरिया के खेमे में एक जासूस को दिखाया जाता है जो उनका भरोसेमंद जासूस है। वो एक जरूरी खत लेकर यहाँ पर आया है। उस खत में जापानी सेना की तैयारी के बारे में विस्तार से जानकारी लिखी हुई होती है। साथ ही वो जासूस उसे ये भी बताता है कि दुश्मन के कब्जे वाली बंदरगाह पर क्या क्या गतिविधियां चल रही है। ये जानकारी मिलते ही वो अपने जासूस को दोबारा दुश्मन के इलाके में भेज देता है ताकि और भी जरूरी खबरें जुटाई जा सके। जासूस वहां से निकलने वाला होता है कि तभी उसकी पत्नी उसे एक तावीज देती है ताकि उसका पति सुरक्षित वापस लौट सके। इधर जापानी मुख्यालय में माहौल बिल्कुल अलग होता है। वहां मौजूद एक जनरल अपने कमांडर से कहता है कि अब उन्हें तुरंत हमला कर देना चाहिए। उनके अनुसार कोरिया की सेना इस समय बहुत कमजोर है और उसे हराना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उसकी बात सुनकर दूसरे जापानी जनरल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है जो देखते देखते लड़ाई में बदलने वाली होती है। हालांकि सैनिक किसी तरह से बीच बचाव करके मामला शांत कर देते हैं। कमांडर इस बहस में जनरल का समर्थन करता है
और कहता है कि जल्दी जीत का जश्न मनाया जाएगा। जापानी सेना को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। अगली सुबह कोरियाई बंदरगाह पर एक जहाज पहुंचता है। जैसे सैनिक उस जहाज को देखते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उस जहाज में उनके कमांडर के साथ कई कोरिया के सैनिकों को मारकर उनकी बॉडी को रखा गया था। ये नज़ारा देखकर सभी लोग अंदर से हिल जाते हैं। जापानी सेना साफ संदेश देना चाहती है कि जो भी उनके खिलाफ खड़ा होगा उसका यही हाल होगा। उधर जापानी शिविर में एक जनरल गुस्से में दूसरे जनरल के पास पहुंचता है। उसे पता चल चुका होता है कि कोरिया के कमांडर और उनकी सेना की बॉडीज को भेजने का आदेश उसी ने दिया था। वो गुस्से में कहता है कि उसकी ये हरकत दुश्मन के सबसे खतरनाक कमांडर को और भी ज्यादा भड़का सकती है। लेकिन दूसरा जनरल उसकी बात सुनने की बजाय उसकी पुरानी हार का मजाक उड़ाने लगता है। ये सुनकर वो अपना आपा खो बैठता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसके सैनिक उसे रोक लेते हैं। इसके बाद दूसरा जनरल तलवार निकालकर उसे धमकी देता है। वो साफ कहता है कि वो यहाँ सिर्फ अपने दुश्मन को मारने आया है और अगर किसी ने उसके रास्ते में आने की कोशिश की तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि इस जनरल की दुश्मनी सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। पिछली लड़ाई में उसके भाई की मौत हो चुकी थी और अब वो उसकी मौत का बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ कोरियाई शिविर में एक सैनिक भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है। वो डर के मारे कांप रहा होता है। वो कहता है कि जापानी सेना बहुत क्रूर है, वो युद्ध में मरना नहीं चाहता। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन उसका कमांडर ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। वो उसी समय उस सैनिक को मौत की सजा दे देता है। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन उसका मकसद साफ था। वो नहीं चाहता था कि उसकी सेना में डर फैले। वो चाहता है कि हर सैनिक अंत तक डटा रहे और किसी भी कीमत पर पीछे ना हटे। इसके बाद वो एक आइलैंड की तरफ जाता है जो अपनी खतरनाक समुद्री धाराओं के लिए मशहूर है। वहां पानी इतनी तेजी से बह रहा होता है कि उसकी आवाज किसी रोते हुए इंसान जैसी लगती है। वहां के जो लोकल लोग होते हैं उस जगह पर जाना अशुभ मानते हैं। असल में जापानी सेना भी इसी इलाके पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन उसके मन में एक अलग योजना चल रही होती है। वो जानता है कि अगर सही समय पर इन धाराओं का इस्तेमाल किया जाए तो यही जगह युद्ध का रुख बदल सकती है। उसी रात उसे एक अजीब सा सपना आता है। सपने में उसे कुछ मरे हुए सैनिक दिखाई देते हैं जो उससे अपने देश का बदला लेने की गुहार कर रहे होते हैं। वो घबरा कर उठ जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कुछ अजनबी लोग मौजूद हैं जिन्होंने निंजा जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं। वो चुपके से उस पर हमला करने आए थे। अचानक उसका बेटा वहां पहुंच जाता है। पिता और बेटा मिलकर हमलावरों का सामना करते हैं और आखिरकार सभी को मार गिराते हैं। जब उनके चेहरों से नकाब हटाया जाता है तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। ये उसी कप्तान के आदमी थे जो पहले से उनके फैसलों का विरोध कर रहा था। कुछ देर बाद वो बाहर निकलता है और देखता है कि उसका एक खास वॉरशिप आग की लपटों में घिरा हुआ है। उसे समझते देर नहीं लगती कि ये उसी गद्दार कप्तान की करतूत है। वहीं कप्तान समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके भागने से पहले एक वफादार अधिकारी उसे देख लेता है। वो तीर चलाता है और एक ही वार में उसका काम खत्म कर देता है। इसी बीच उसका जासूस भी बड़ी मुश्किल से जापानी मुख्यालय के अंदर पहुंचता है। वो छिपते छिपाते आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उसे एक कैदी दिखाई देता है जो भागने की कोशिश कर रहा है। जासूस उसकी मदद करता है और एक जापानी सैनिक को मार गिराता है, लेकिन तभी वहां और सैनिक पहुंच जाते हैं। खुद को बचाने के लिए वो कैदियों की कतार में शामिल हो जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे वो भी उन्हीं में से एक हो। आगे बढ़ते हुए उसकी मुलाकात एक और गुप्त कोरियाई सैनिक से होती है जो दुश्मन के बीच रहकर जानकारी इकट्ठा करता है। वो अपने साथी को एक जरूरी संदेश सौंपता है और कहता है कि ये खबर जल्द से जल्द अपने कमांडर तक पहुंचा दो। कुछ समय बाद आखिरकार वो खबर उनके कमांडर तक पहुंच जाती है। खबर बहुत ही चिंताजनक होती है। अगले दिन जापानी सेना सैकड़ों जहाजों के साथ हमला करने वाली है। ये सुनते ही पूरे शिविर में तनाव फैल जाता है। रात होते जापानी सैनिक अपने हथियार, बारूद और अपनी वॉरशिप को तैयार करने लगते हैं। वहीं कोरिया की सेना भी युद्ध में जुट चुकी है, लेकिन उनके सैनिकों का मनोबल टूट चुका है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास ना तो पर्याप्त हथियार हैं और ना ही इतने जहाज कि वो दुश्मनों का सामना कर सके। कुछ सैनिक तो यहाँ तक कह देते हैं कि युद्ध में उतरने से अच्छा है कि उन्हें अभी सजा दे दी जाए।
अपने सैनिकों की यह हालत देखकर उनका कमांडर एक बड़ा फैसला लेता है। वो आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और फिर उनके घरों में आग लगवा देता है। इसके बाद वो सबके सामने कहता है कि दुश्मन की गुलामी में जीने से बेहतर है सम्मान के साथ लड़ते हुए मर जाना। उसकी ये बात सुनकर लोगों के अंदर फिर से हिम्मत जाग उठती है और सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह सेना युद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़ती है। वहां पहुंचकर वो अपने सभी जहाजों और सैनिकों को तैयार करता है। इसी दौरान उसके गुप्त जासूस भी सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद वो सिर्फ 12 जहाजों के साथ समुद्र की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ जापानी सेना सैकड़ों जहाजों और हजारों सैनिकों के साथ उनकी तरफ आ रही होती है। इतनी बड़ी सेना को देखकर कोरियाई सैनिकों का हौसला एक बार फिर से डगमगा जाता है। उनके 11 जहाज पीछे हट जाते हैं, लेकिन उनका कमांडर अकेले अपने जहाज को आगे बढ़ाता रहता है। कुछ ही देर बाद दुश्मन उनके बिल्कुल पास आ जाते हैं, लेकिन वो जानबूझकर उसी जगह पर खड़ा था जहां पर समुद्र की धाराएं सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। तेज लहरों और जबरदस्त बहाव की वजह से जापानी जहाज आपस में टकराने लगते हैं। जैसे उसे मौका मिलता है, वो अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश देता है। देखते ही देखते जापानी सेना की पहली टुकड़ी बुरी तरह से तबाह हो जाती है। ये देखकर दुश्मन का जनरल अपनी दूसरी टुकड़ी को आगे भेज देता है। उसका एक अधिकारी बताता है कि समुद्र का दबाव इतना ज्यादा है कि उनका अपना जहाज भी बहुत मुश्किल से संतुलन बना पा रहा है, लेकिन उनका कमांडर घबराने की बजाय आगे बढ़ने का आदेश देता है। वो जानता है कि उसकी असली योजना अभी पूरी नहीं हुई। कुछ ही देर बाद जापानी सेना की दूसरी टुकड़ी भी युद्ध में कूद पड़ती है। दोनों तरफ भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कई कोरियाई सैनिक मारे जाते हैं और हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगते हैं। तभी एक सैनिक गुस्से में बारूद से भरे एक बड़े बैरल में आग लगा देता है। अगले पल जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना ताकतवर होता है कि आसपास मौजूद कई जापानी सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन इस विस्फोट में उनका कमांडर भी घायल हो जाता है। घायल होने के बावजूद भी वो हार नहीं मानता। वो अपने सैनिकों को भारी तोपों को तैयार करने का आदेश देता है। धीरे धीरे सभी तोपों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद वो अपने सैनिकों को नीचे झुक जाने का आदेश देता है। जैसे ही सभी सैनिक नीचे लेटते हैं, अगले पल सभी तोपें आग उगलना शुरू कर देती है। समुद्र जोरदार धमाकों से गूंज उठता है और जापानी सेना की दूसरी टुकड़ी भी वहां पर पूरी तरह से तबाह हो जाती है। बचे हुए जापानी सैनिकों को भी कोरियाई योद्धा खत्म कर देते हैं। उसकी नजर कमांडर पर पड़ती है। वो उस पर निशाना लगाने वाला होता है कि तभी कमांडर का कैप्टन एक तीर चलाता है जो सीधे स्नाइपर की आंख में जाकर लगता है। वो वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके बाद कमांडर कैप्टन को जहाज को दूसरी तरफ ले जाने का आदेश देता है। दूसरी तरफ जापानी जनरल भी एक खास जहाज को कमांडर के पीछे भेज देता है जिसमें बहुत सारा बारूद होता है और साथ ही कई कोरियाई कैदी भी मौजूद थे। ऐसा लग रहा था मानो उसे पहले से पता हो कि कमांडर अब क्या करने वाला है। धीरे धीरे वो जहाज कमांडर के जहाज के करीब पहुंचता है। उसका मकसद था कि कोरियाई जहाजों के पास पहुंचकर एक जोरदार ब्लास्ट करना। इधर कमांडर के सैनिक भी उस जहाज पर लगातार हमला कर रहे थे। हमलों की वजह से जहाज का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट जाता है। तभी एक कोरियाई सैनिक की नजर अपने साथी जासूस पर पड़ती है जो उसी जहाज पर मौजूद था। वो बारूद को पानी में फेंक कर खतरे का संकेत देने की कोशिश करता है। ये देखकर सैनिक तुरंत कमांडर को सारी बात बता देता है। उधर जासूस जहाज की दिशा बदलने की कोशिश करता है ताकि वो कोरियाई जहाजों तक ना पहुंच सके, लेकिन तभी कुछ जापानी सैनिक उसे देख लेते हैं और पीछे से उस पर हमला करते हैं। वो उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि इससे पहले कि वो उसे मारते, कमांडर और उसके सैनिक जापानी सैनिकों को मार गिराते हैं। वहीं दूर खड़ी जासूस की पत्नी भी ये सब देख रही होती है। वो समझ जाती है कि ये जहाज बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए लगातार इशारों के जरिए खतरे की चेतावनी देने लगती है। उसकी चेतावनी काम आ जाती है और कोरियाई सैनिक समय रहते उस जहाज पर निशाना बना लेते हैं। आखिरकार वो जहाज अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले तबाह हो जाता है। इधर जापानी जनरल अपने सभी प्लान फेल होते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो सीधा हमला करने का फैसला करता है। वो अपने जहाज को कमांडर के जहाज से टकराने का आदेश देता है। कुछ ही देर बाद दोनों जहाज आमने सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर उठती है। इस लहर की वजह से जापानी जनरल का जहाज अपनी दिशा बदल लेता है। जिस जहाज को उसे टक्कर मारनी थी उसकी बजाय उसके बिल्कुल बगल में पहुंच जाता है।
अब दोनों जहाज इतने करीब थे कि सैनिक सीधे एक दूसरे पर हमला कर सकते थे। देखते देखते जापानी और कोरियाई सैनिकों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान कमांडर की नजर दूर समुद्र की तरफ जाती है। वो देखता है कि वो 11 जहाज जो पहले पीछे हट गए थे अब उनकी मदद के लिए वापस आ रहे हैं। इधर जापानी जनरल भी अब खुद अपने दुश्मनों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो किसी भी कीमत पर इस युद्ध को जीतना चाहता है। तभी एक कोरियाई सैनिक उसे रोकने की कोशिश करता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी बात का डर नहीं है। वो घायल होने के बावजूद लगातार आगे बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ अपने कमांडर को खतरे में देखकर कोरियाई सैनिक उसकी रक्षा करने के लिए आगे आते हैं। वो लगातार उस पर तीर चलाते हैं ताकि वो आगे न बढ़ सके, लेकिन वो किसी भी हालत में रुकने को तैयार नहीं होता। उसकी नजर सिर्फ अपने दुश्मन पर टिकी हुई थी। जब उसने एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश की तो आखिरकार उनका कमांडर गुस्से में उसके सामने आ जाता है। अगले पल वो अपनी तलवार से एक जोरदार वार करता है और उसका खात्मा कर देता है। अपने सबसे खतरनाक जनरल की मौत होते जापानी सेना में अफरा तफरी मच जाती है और अब कोरियाई सैनिकों का हौसला और भी बढ़ जाता है। इसके बाद वो अपने बाकी 11 जहाजों को आगे बढ़ने का आदेश देता है। अब पूरी कोरियाई सेना एक साथ जापानी जहाजों पर जवाबी हमला कर देती है। देखते देखते समुद्र युद्ध के मैदान में बदल जाता है। चारों तरफ धुआं, आग और धमाके दिखाई देने लगते हैं। एक एक करके जापानी जहाज तबाह होने लगते हैं। कई जहाज समुद्र में डूब जाते हैं और हजारों सैनिक मारे जाते हैं। कुछ ही समय में जापानी सेना पूरी तरह टूट जाती है। उनके पास न लड़ने के लिए ताकत बचती है और न ही बचकर निकलने का कोई रास्ता। आखिरकार कोरियाई सेना इस ऐतिहासिक युद्ध में जीत हासिल कर लेती है। इस तरह अपने धैर्य, साहस और बेहतरीन योजना की बदौलत उनका कमांडर एक ऐसी लड़ाई जीत जाता है जिसे शुरुआत में जीतना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन था। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जीत मिले या ना मिले, लेकिन जब तक इंसान कोशिश करना नहीं छोड़ता तब तक उसकी हार तय नहीं होती। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।